नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गोड क्लासेस में। आज फिर अपन एक और मोटिवेशनल क्यूज के साथ हाजिर है। पहले अपन मोटिवेशनल को पढ़ लेते हैं ताकि अपनी जो अंदर की पॉजिटिव थिंक है उसको अपन जगा सकें, ताकि अपन निरंतर अच्छी प्रकार से अभ्यास कर सकें। अपना जो माइंड है उसको पूरी प्रकार से अपन अपने इस वीडियो में लगाकर और हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से अपन याद कर सकें। तो आज का जो मोटिवेशनल है वह है, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो अपन को खुद के मन के द्वारा अपन को कहना पड़ेगा मुश्किलों को, या किसी से कहलवाना पड़ेगा, मन के द्वारा कहलाना पड़ेगा कि मुश्किल है, मुश्किल हमसे उलझा ना कर, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। मुश्किल जब सामने आ जाती है ना तो उससे डरना नहीं चाहिए। अगर अपन डर गए तो मर गए। इसलिए अपन को अपना कोई भी मुश्किल हो, बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, उसका डटकर अपन को सामना करना चाहिए। तो क्वेश्चन अपना जो रहेगा आज का 26 नंबर चैप्टर जो चल रहा था अपना, वह चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिस, यानी कि यह एक चैप्टर लगता है अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित इसके क्वेश्चन रहते हैं। अपन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सेकेंड ईयर की निमी की जो पीडीएफ है उसके क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं। लगातार अपन ने बहुत सारी क्लासें अपलोड हो चुकी है और आपने लगातार हमारे साथ क्लासों को तैयार किया है, याद किया है, हर एक क्वेश्चंस को याद किया है, तो आपके लिए थैंक्स बनता है। साथ ही जो नए बच्चे आए हैं कृपया वो भी अपना मनोरथ इसमें दे, समय दे और लगातार तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आपको आज से ही तैयारी में लग जाना है, ठीक है। तो लगातार वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को पहुंचा देना ताकि वह भी वीडियो को देखकर और क्वेश्चनों को याद कर सके, ठीक है। कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। देखिए, आपको लगातार बने रहना बहुत ज़रूरी है। हम लगातार आपके लिए कंटेंट पहुंचा रहे हैं, तो क्या आप लगातार वीडियो को नहीं देख सकते क्या? आपको, आप एक स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हो तो आपको अनुशासन में और साथ ही लगातार कंटेंट को पढ़ते रहने में लगा रहना पड़ेगा। आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो तो आपको नियमित बना रहना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। देखिए, क्वेश्चन है अपना आज का जो कि है, चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ R1 वेरिएबल रजिस्टर, यानी कि जो वेरिएबल प्रतिरोध है, चर प्रतिरोध का मतलब होता है वेरिएबल प्रतिरोध। तो वेरिएबल प्रतिरोध जो है कहाँ पर लगा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है। इसका कार्य यहाँ पर क्या है, यह आपसे इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा गया है। तो इसका कार्य क्या R2 में धारा को नियंत्रित करता है क्या? तो R2 कहाँ लगा हुआ है? तो R2 यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसके लिए धारा को नियंत्रित करता है क्या? तो इसके लिए नहीं करता, क्योंकि R2 खुद नियंत्रक है, तो ये उसके लिए धारा को नियंत्रित नहीं करता। और लोड से ट्रैक की रक्षा करता है क्या? तो ट्रैक की रक्षा नहीं करता। ट्रैक कहाँ लगा हुआ है? तो ट्रैक इस जगह लगा हुआ है, तो यह ट्रैक की रक्षा नहीं करता, ठीक है। आगे और ऑप्शन है जो कि है सी ऑप्शन, ओवरलोडिंग से RFI फिल्टर की सुरक्षा करता है। तो यह RFI फिल्टर की सुरक्षा भी नहीं करता। यह करता है ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। अब ट्रैक कहाँ लगा हुआ है? तो ट्रैक आपके इस जगह लगा हुआ है ना। तो ट्रैक में जो पल्स होती है ना, जो पल्स क्या होती है मैं आपको बता दूं, इस तरीके से पल्स बनती है। तो पल्स दर को नियंत्रित करता है कौन? तो यहाँ पर लगा हुआ वेरिएबल प्रतिरोध। ध्यान रखना, डी ऑप्शन कंप्लीटली आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पर C1 कौन है? तो यहाँ पर ये C1 है और ये L1 है, तो इन दोनों को कपल्ड करने का यहाँ पर उद्देश्य क्या है? तो इसको जोड़ने का केवल एक ही उद्देश्य है, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं जो कि है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर यानी कि चालक, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, और इंसुलेटर, इंसुलेटर यानी कि प्रतिरोधक
परावैद्युत यानी कि अचालक पदार्थ के रूप में सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? तो तय करने के लिए जो मापदंड है वह है परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व, यानी कि परमाणु किस तरीके से, अगर कंडक्टर है तो वहाँ पर चार, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और सेमीकंडक्टर है तो वहाँ पर फिक्स 4 इलेक्ट्रॉन होंगे अंतिम कक्षा में, और इंसुलेटर है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग यानी कि प्रयोग किया जाता है? देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक है, ध्यान रखना। एक तो पी टाइप पूछा जाता है और एक पूछा जाता है एन टाइप, है ना, दोनों का ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर जो एन टाइप में आते हैं ना, वो आते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सब भिखारी, इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। एन यानी कि क्या होगा? तो एन यानी कि क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। एन यानी होगा, एन यानी यहाँ पर दिया नहीं है, चलो छोड़ो। ए यानी कि यहाँ पर ये एंटीमनी दिया है, ठीक है, और साथ ही यहाँ पर पी का ये फास्फोरस दिया है, और एस और बी का यहाँ पर नहीं दिया है। आर्सेनिक यहाँ पर आप एन का मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर बी है ना, ये आएगा पी वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। एन टाइप में कौन कौन से आते हैं? आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, तो ये सभी किस में आते हैं? एन में आते हैं। और पी टाइप में कौन सा आता है? तो बोरोन आता है। इसके साथ और भी आते हैं, ठीक है, तो वो आगे आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है अपना अगला, प्रवर्धक के लिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है? तो किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है? तो वह होता है बेस पॉजिटिव, एमिटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव, यानी कि इस तरीके से बनता है ना। तो इसमें जो एक बेस बनता है, एक एमिटर बनता है और एक बनता है कलेक्टर, तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, यानी कि इसमें टर्मिनलों के नाम पूछे हैं आपको और कुछ याद नहीं करना। तो एक तो होता है बेस होता है, एक एमिटर होता है, एक कलेक्टर होता है, साथ ही पॉजिटिव होता है बेस, एमिटर होता है नेगेटिव और कलेक्टर होता है पॉजिटिव, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है ये वापस से एनपीएन ट्रांजिस्टर का यहाँ पर सिंबल आ चुका है। देखिए ये कौन सा है ट्रांजिस्टर, सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? तो यहाँ पर देखिए इधर भी बैटरी जुड़ी हुई है, इधर भी बैटरी जुड़ी हुई है, इधर से धन सिरे से, इधर भी धन सिरे से। कॉमन यहाँ पर नेगेटिव है, बेस कॉमन में जा रहा है। तो यहाँ पर यह फंक्शन क्या है, इसको क्या कहेंगे आप? तो ये जो फंक्शन है ना, इसको आप स्विचिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? स्विचिंग मोड कहेंगे, ध्यान रखना, स्विचिंग इसको आप कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? तो नकारात्मक फीडबैक की जो आवश्यकता है विकृति को कम करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, पावर कंट्रोल सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है? तो डायोड का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है। तो डायोड का जो उद्देश्य है ना, वह है ट्रिगर करने के लिए, देखिए मित्रों, अपन ने बहुत सारी क्लास से अपन ने कर लिए हैं, तो लगातार आप जुड़े रहिएगा, लगातार क्लासों को देखते रहिएगा, है ना। एक बार दो बार जितने भी आपको समय मिले उस हिसाब से देखते रहना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आप देखोगे तो आप एग्ज़ाम तक अच्छी तैयारी कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है अगला, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक, यानी कि टाइप ऑफ, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, इसको क्या कहेंगे अपन? इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक को क्या कहेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट, यानी कि नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार का नियंत्रण, यानी कि विच टाइप ऑफ कंट्रोल उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का अपन ऐसा उपकरण काम में लेंगे जो पंखे को क्या करे, उसके गति को कंट्रोल करे? तो उसके लिए अपन ट्राइक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ट्राइक का उपयोग करेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है? तो SCR का पूरा नाम क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर।
तो यहाँ पर कौन सा चतुर्थांश प्रचालन, इस तरीके से चतुर्थांश होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पर कौन सा चतुर्थांश बायसिंग में भारी करंट देता है, तो ये होता है बी ऑप्शन, जो कि तीसरा चतुर्थांश देता है। देखिए क्वेश्चन है अपना 36 नंबर, जो कि सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती हैं, तो ये किसको संदर्भित करती हैं। पहले अपन ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। एंड है, नोट है, नोर है और नेंड है। ऑप्शनों को काटेंगे। नोट का जो होता है ना, नोट का एक देते हो और जीरो मिलता है, यानी कि आप ऑन अवस्था देते हो और ऑफ अवस्था मिलती है। अगर आप ऑफ अवस्था देते हो तो अपन को क्या मिलता है, ऑन मिलता है। तो ये तो होगा नहीं, और इसमें दो ही टर्मिनल होते हैं, इस हिसाब से ये तो अपना होगा नहीं। एंड का देखते हैं। एंड में क्या होता है, ध्यान रखना, अगर आप जीरो और जीरो देते हैं तो अपन को जीरो मिलना चाहिए, लेकिन इसमें जीरो नहीं मिल रहा है, इसमें एक मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। नोर को देखिए। नोर में क्या होता है कि जब आप जीरो और जीरो देते हैं तो जीरो होता है, लेकिन जीरो के बाद फिर एक हो जाता है, तो ये यहाँ तक ठीक है, चलो ये होगा, एक होगा। आगे देखिए, जीरो और एक देते हैं तो जीरो मिलना चाहिए नोर के हिसाब से, तो ये भी सही है। एक और जीरो देते हैं तो भी जीरो मिलना चाहिए, ये भी सही है। एक और एक देते हैं तो भी जीरो मिलना चाहिए, यानी कि ये भी सही है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन आगे समझ लेते हैं कि नेंड गेट में क्या होगा। तो नेट गेट में आप जीरो और जीरो देते हो तो आपको यहाँ पर मिलना चाहिए एक। जब आप जीरो और एक देते हो तो आपको मिलना चाहिए यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर मिलना चाहिए आपको जीरो अवस्था, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर आपको मिलना चाहिए एक अवस्था। एक और जीरो देते हो तो एक अवस्था मिलना चाहिए, एक और एक देते हो तो आपको जीरो अवस्था मिलनी चाहिए। इस तरीके से अगर तालिका बनती तो नेंड का बनता। ये सिस्टम क्या है थोड़ा सा मैं आपको फिर समझा देता हूँ। ये जो नोर और नेंड है ना, यह बनता है और प्लस नोट मिलता है तो क्या बनता है, नोर बनता है। नोट क्या होता है, जो डिजिट आई है उसको उल्टा करना, यानी कि देखिए मान लो यहाँ पर अगर आप इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं और का मान निकालता हूँ, तो जीरो और जीरो रहेगा ना। तो यहाँ पर अगर दोनों टर्मिनलों में इस तरीके से टर्मिनल होते हैं और के, तो इसमें अगर आप जीरो दोगे और इसमें भी जीरो दोगे ना, तो यहाँ पर मेरे को एक मिलेगा, सॉरी यहाँ पर जीरो मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और का बता रहा हूँ मैं, जब और में मैंने जीरो और जीरो दिया तो मेरे को जीरो मिला, फिर इसके आगे नोट जोड़ देते हैं तो नोट क्या कर देता है, उल्टा कर देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो का एक हो जाएगा। जब आप जीरो और एक देते हो तो यहाँ पर फिर भी ऑन अवस्था रहेगी, जीरो और यानी कि एक अवस्था रहेगी, एक को क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा, ठीक। फिर अपन एक और जीरो देते हैं तो भी एक रहेगा, ऑन रहेगा, यानी कि एक टर्मिनल को भी अगर आप चालू रखोगे तो चालू रहेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि नोट आगे जुड़ा हुआ है तो उल्टा कर देगा। एक और एक यानी कि फिर भी चालू रहेगा, क्योंकि दोनों चालू रहेगी तो भी चालू रहेगा, तो यहाँ पर उल्टा कर देगा तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर नोर गेट बनता है, और यह नोर गेट का आपके सामने सिंबल है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं, जो कि हैं CRO में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नोब का उपयोग क्या है। तो स्विच या नोब का उपयोग आपसे पूछा है। स्विच या नोब का जो उपयोग होगा ना, वह होगा स्वीप स्पीड का चयन करें, स्विच स्पीड का चयन करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 38, जो कि है ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में स्नेबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उपयोग गलत ट्रिगर से बचने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डिवाइस वोल्टेज क्या है यदि इनपुट AC वोल्टेज 24 वोल्ट है। ध्यान रखना हाफ वेव है, यानी कि अर्ध तरंग दृष्टकारी रेक्टिफायर है। तो इसमें आप इनपुट में 24 वोल्ट दे रहे हो तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा।
तो आपको जो आउटपुट में मिलेगा ना वो हमेशा इसका आधा मिलता है, यानी कि 24 का आधा क्या होता है तो 12 होता है। अब 12 से यहाँ पर 12 फिक्स मान नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आप, 24 तो आएगा नहीं। अब 24 से आपने आधा किया तो 12, तो फिक्स 12 भी नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा, तो यहाँ पर ये 12 भी नहीं होगा। उसके बाद अपन को ऑप्शन में दिया है 9.6 और 10.8, तो जो 12 के नज़दीक में है ना वही आपका सही आंसर रहेगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, जो कि अपना अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं, यानी कि अर्धचालक जो उपकरण बनाए जाते हैं उसमें जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन के अधिक बनाए जाते हैं। तो इसको कारण क्या है, तो उच्च बाधा वोल्टेज, हाई बैरियर वोल्टेज के कारण बनाए जाते हैं सिलिकॉन के, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपके सामने, यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टेप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर सर्किट बनता है। थोड़ा सा मैं आपको सर्किट के बारे में बता देता हूँ कि सर्किट बनता है। यहाँ पर एक अपन सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, और यहाँ पर 3 तार ट्रांसफार्मर से निकलते हैं। इधर से तो दो सप्लाई देने के लिए 2 तार होते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में इसमें 3 निकलते हैं आउटपुट के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर डायोड जुड़े होते हैं। तो ये डायोड तो इस तरीके से कपल्ड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोड जोड़ा जाता है, इस जगह लोड जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर टेप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट क्या होगा, यानी कि ये यहाँ से क्या है, खुला हुआ है, यहाँ से क्या है, खुला हुआ है। किस तरीके से खुला हुआ है, तो ये इस तरीके से यहाँ से ओपन है, तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, यह आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज होगा वह होगा 0। क्या होगा, 0 वोल्टेज होगा, कुछ भी वोल्टेज यहाँ पर बाहर अपन को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। उच्च स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है तो वह होता है आपका हार्टेल ऑसिलेटर। ठीक है, हार्टेल ऑसिलेटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्यों है। एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है, तो इसमें जो है वह है हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला। हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। क्वेश्चन है आपका जो कि 44 नंबर, एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। एम्पलीफायर का प्रकार पूछा है। एम्पलीफायर आप ध्यान से देख लीजिए, इस एम्पलीफायर में आपको 4 तो प्रतिरोध दिए हैं और इसी तरीके से 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं। यहाँ से इनपुट आपको मिलेगा और यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और बैटरी जुड़ी हुई है, एक ट्रांजिस्टर जुड़ा हुआ है। तो ये जो है ना, इसमें इसका जो नाम है वह क्या है, तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। ये क्या है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर क्यों कहा जा रहा है, तो कॉमन एमिटर, यहाँ से जो एमिटर है इसका कॉमन किया हुआ है, तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि है, कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमिटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। तो यह कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का बारे में पूछा गया है, जो कि क्या निर्धारित करेगा, तो यह RL निर्धारित करेगा। RL जो है ना, इसमें RL दिया है, वह क्या करेगा, निर्धारित करेगा। कौन सा, तो ये वाला निर्धारित करेगा। तो इस तरीके से अपन ने 45 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आइए इसी तरीके से अपन बची कुछ क्लासों को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो लगातार जुड़े रहेगा, आपके बैक एग्ज़ाम न आए उससे पहले पहले अपन क्लासों को कंप्लीट कर देंगे। साथ ही ये क्लासेस सभी उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं।
ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।